हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं एनवायरमेंटल साइंस थ्योरी इनटू प्रैक्टिस सेकंड की। हिंदी में ये वीडियो होने वाली है। ठीक है, ये वीडियो बेसिकली खासकर सेमेस्टर थर्ड के स्टूडेंट्स के लिए है। चाहे आप एसओएल रेगुलर या एनसीईआरटी के स्टूडेंट्स है, अगर ये सब्जेक्ट आपके पास है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, बिकॉज इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सोल्यूशन को देखने जा रहे हैं, जो कि हिंदी में होने वाला है और इंग्लिश में हम ऑलरेडी प्रोवाइड करा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में रिपीटेड थे और पूछे गए थे बार बार। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जिसमें आपको परिभाषाएं देनी हो सकती है, जिसमें जैविक ऑक्सीजन मांग हो सकता है, सकल प्राथमिक उत्पादकता, प्राथमिक प्रदूषक, भूतापीय ऊर्जा, इन सभी पर आपको परिभाषाएं लिखनी है और फिर फर्स्ट क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में आपको मिलान करना है। तो परिभाषाएं कुछ इस तरीके से लिखने हैं आपको कि जैविक ऑक्सीजन मांग क्या होता है, बेसिकली जिसको हम बीओडी भी कहते हैं। बेसिकली ये एक ऐसा होता है कि जिसमें ना पानी में जैविक पदार्थों को तोड़ने के लिए सूक्ष्म जीवों द्वारा आवश्यक जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है ना, उसको मापती है। ठीक है, और यह जो है पानी की गुणवत्ता और जो प्रदूषण के स्तर है ना, उसके आकलन के लिए भी यूज की जाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सकल प्राथमिक उत्पादकता, जीपीपी। इसको हम ये एक जो है एक पारिस्थितिकी तंत्र होता है, जिसमें प्रकाश संश्लेषण द्वारा जितना भी उत्पादित होता है ना, वो कुल कार्बनिक कार्बन की मात्रा वो होता है कि जब हम फोटोसिंथेसिस जिसको हम कहते हैं, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण, उसमें क्या होता है, उस दौरान जितना भी कार्बनिक कार्बन निकलता है ना, उसकी मात्रा, उसके मापन को उत्पादित हुआ है, उसको जब हम मापते हैं तो उसके लिए हम जीपीपी का यूज करते हैं, सकल प्राथमिक उत्पादकता। ठीक है, और जीपीपी जो है एक कार्बन का चक्र होता है और उस चक्र में एक प्रमुख घटक होता है ये। ठीक है, और पारिस्थितिकी जो तंत्र है उसमें उत्पादकता और कार्बन पृथक्करण को समझने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं प्राथमिक प्रदूषक। ये क्या होता है, बेसिकली एक प्रदूषक की तरह होता है, जिसे सीधे तौर पर किसी स्रोत से, पर्यावरण, विशेष रूप से जो वायुमंडल होता है ना हमारा, वहां से उत्सर्जित होता है। उदाहरण के लिए जो वाहन है उसमें निकास से कार्बन होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, कार्बन मोनोडाई कार्बन मोनोडाइऑक्साइड जो होता है हमारा वाहनों में से निकलता है। और जितनी भी औद्योगिक प्रक्रियाएं होती है उसमें सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है। इन सभी चीजों से जो जो से क्या होता है कि ना प्रदूषण फैलता है, और ऐसी चीजें से क्या होता है कि स्वास्थ्य को और पर्यावरण को बहुत ज्यादा अत्यंत नुकसान पहुंचता है, जिस वजह से ये हानिकारक होता है। ठीक है, भूतापीय ऊर्जा की बात कर लेते हैं। भूतापीय ऊर्जा बेसिकली वो होता है जो आंतरिक भाग भाग से प्राप्त जो गर्मी होती है ना, वो होता है। ठीक है, इसे बिजली उत्पादन और जितने भी प्रत्यक्ष हीटिंग अनुप्रयोग है ना, उनके लिए उपयोग किया जा सकता है, और यह जो है अक्षय ऊर्जा का स्रोत होता है। ठीक है, और ये पर्यावरण के लिए अनुकूल होता है। ठीक है, जिसमें हम ग्रीन हाउस हो गया, उत्सर्जन, कम भूमि पदचिह्न है, इन सभी को आप डिफाइन करते हुए कुछ इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगी जब आप अपना आंसर लिखेंगे तो इन लाइंस को जरूर मेंशन करें और साथ ही साथ कुछ अपने वर्ड्स भी ऐड ऑन करें, ताकि आपको बहुत अच्छे आंसर फ्रेम कर पाए और अच्छे नंबर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से आपको इन सभी को डिफाइन करना था। आप चाहें तो वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं। नेक्स्ट मिलान करना है, जिसमें आप बता सकते हैं कि कैसे एम एस स्वामीनाथन हरित क्रांति से रिलेटेड है। मिथाइल आइसोजेनाइड जो भोपाल गैस आपदा थी उसमें है। यूरेनियम क्या है, परमाणु ऊर्जा ईंधन है। समताप मंडल ओजोन परत से रिलेटेड है। ठीक है, सेप्रोटॉप्स क्या है, केचुआ है। इस तरीके से आपको मिलान करना हो सकता है। नेक्स्ट आपको शॉर्ट नोट, जिसको हम संक्षिप्त टिप्पणी लिखना कहते हैं, वो करना है आपको। ठीक है, एक एक करके हम इन सभी को भी डिस्कस कर लेते हैं। इसमें हमारा होता है पारिस्थितिकी तंत्र के घटक, जैसे कि एक पारिस्थितिकी तंत्र होता है उसमें जैविक और अजैविक घटक होते हैं ना। तो जैविक घटकों में जैसे कि हमारा होता है पौधे हो गए, ठीक है, उपभोक्ता जो पौधे खाएंगे, जानवर हो गए। अब घटक हो गए जो उसको खत्म करेंगे, जीवाणु, कवक, इनमें शामिल होते हैं। ठीक है, ये जो उत्पादक होते हैं ना, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ऊर्जा को उत्पन्न करते हैं, और जो खाद्य है उसको जाल का आधार बनाते हैं, खाद्य जाल का आधार बना देते हैं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के थ्रू ऊर्जा उत्पादन करके। उपभोक्ता जैसे कि शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी होते हैं। ऊर्जा के लिए अन्य जीवों पर भी निर्भर करते हैं। ये जो अपघटक होता है वो मृतक जैविक पदार्थों को तोड़ते हैं, पोषक तत्वों को पारिस्थितिकी तंत्र में पुनः चक्रित करते हैं। तो कुछ इस तरीके से जो ये हमारे अजैविक घटक होते हैं वो सूर्य प्रकाश, पानी, हवा, खनिज, तापमान, इन सभी में शामिल होता है। ठीक है, जैव विविधता और पारिस्थितिकी प्रक्रियाओं का समर्थन करती है।
नेक्स्ट हमारा बी पार्ट था जिसमें हमें लिखना था संक्षिप्त टिप्पणी, वो है वायु प्रदूषण का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये आप बहुत आसानी से लिख सकते हैं कि किस प्रकार जो सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया, वो प्रदूषण निकलते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, अम्लीय वर्षा होती है जिससे कि मिट्टी में और मिट्टी की गुणवत्ता कम होती है और बहुत सारे अम्लीय वर्षा के नुकसान होते हैं। और ये किसकी वजह से होता है, फैक्ट्रियों में जितने भी चीजें हानिकारक रसेस गैसेस निकलती हैं उसकी वजह से। तो इस तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं कि कैसे जो वायु प्रदूषण है वो पर्यावरण पर बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। उससे क्या होता है, पूरे पारिस्थितिकी तंत्र पर असर पड़ता है, साथ ही साथ जो मानव का स्वास्थ्य होता है वो भी प्रभावित हो जाता है। नेक्स्ट हमें लिखना है भोपाल गैस त्रासदी, अगेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये अपने आप में। एक ये आप कह सकते हैं कि दुनिया की सबसे भीषण या सबसे वर्स्ट जिसको हम कह सकते हैं ना एक्सीडेंट जो किसी फैक्ट्री में हुआ हो, वो यही है भोपाल गैस त्रासदी, जो 3 दिसंबर 1984 में हुआ था। ठीक है, और ये भारत के भोपाल में हुआ था, दैट्स वाई इसको हम भोपाल गैस आपदा भी कहते हैं। ठीक है, इसमें अनुमानित अगर हम बात करें कुछ 2000 से लेके 8000 मौतें शामिल हैं इस पूरे गैस त्रासदी में, जितने भी ये एक्सीडेंट हुआ था, मतलब गैस लीक हो गया था उसकी वजह से बहुत सारी जो मौत के साथ साथ जो हमारी मतलब भविष्य में जितनी भी बीमारियां होती है ना, वो भी बहुत सारे ऐसे हमें देखने को मिले थे। कि इसमें क्या हुआ था, यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड की जो कीटनाशक संयंत्र थे ना, उसमें मिथाइल आइसोसाइनेट एमआईसी जिसको हम कहते हैं गैस, उसका रिसाव हो गया था, जिससे सैकड़ों हजारों लोग जो थे वो विषैली गैस के संपर्क में आ गए थे, जिसकी वजह से बहुत ही हमें ज्यादा नुकसान देखने को मिला था। तो कुछ इस तरीके से आप इसको लाइन बाय लाइन डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परमाणु ऊर्जा भविष्य में ऊर्जा का समावेश स्रोत है क्यों माना जाता है। आई होप आपने ये क्वेश्चन ना अपने लाइक 11th 12th में भी देखा होगा। तो ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बट फर्क इतना है कि आपको अब अपने ग्रेजुएशन के लेवल के अकॉर्डिंग लिखना है। ठीक है, तो इसका ए पार्ट में आपको परमाणु ऊर्जा के बारे में बताना है और सेकंड पार्ट में अंतरराज्यीय जितनी भी नदी होती है ना, उनके जल विवादों के कारण और उसके लोकप्रिय कोई केस स्टडी देते हुए समझाना। ठीक है, एक एक करके देखते हैं। परमाणु ऊर्जा के लाभ और चुनौतियों को बताते हुए आप बता सकते हैं कि हाँ, कि किस तरीके से जो परमाणु ऊर्जा है वो भविष्य की ईंधन भी हो सकती है। ठीक है, जैसे कि भविष्य की ऊर्जा के स्रोत के रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि ना इसमें क्या होता है कि उच्च ऊर्जा का घनत्व होता है और कम ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन होती है और विश्व स्तरीय होती है। ये जो है थोड़ी मात्रा में ईंधन से बड़ी मात्रा में बिजली उत्पन्न हो सकता है, जिससे कि यह जो है कुशल बनता है। ठीक है, और ये इससे क्या होता है, स्वच्छ हवा में योगदान होता है और जो जलवायु परिवर्तन है उसमें भी निपटने से मदद मिलेगी हमें अगर परमाणु ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। हालांकि अगर हम बात करें परमाणु ऊर्जा की, तो ये जो है वो व्यापक उपयोग है। इसके कई कारकों द्वारा शामिल हो सकते हैं, जैसे कि उच्च प्रारंभिक निर्माण लागत होता है, लंबे विकास समय और जटिल नियामक आवश्यकताएं होती हैं। परमाणु परियोजनाओं को महंगा और समय लेने वाली बनाती है। ठीक है, इस वजह से इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें, जो रेडियोधर्मी अपशिष्ट होते हैं, निपटान का मुद्दा है, ये अनसुलझा रह गया है, जिससे क्या हो रहा है कि पर्यावरण को सुरक्षा और भी ज्यादा जोखिम उत्पन्न हो रहा है। परमाणु ऊर्जा के भविष्य के विस्तार के लिए इन लाभों और चुनौतियों को अगर संतुलित कर दिया जाए ना, तो ये महत्वपूर्ण होगा कि ये भविष्य के लिए अच्छा साबित हो सकता है। ठीक है, भविष्य में एक ऊर्जा का एक संभावित स्रोत बन सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका बी पार्ट, जिसमें हमें अंतर राज्य जल के विवाद के बारे में बताना है। कि आप सभी को पता होगा कि कैसे कर्नाटक और जो तमिलनाडु का जो राज्य है उसके बीच में कावेरी नदी को लेकर वाद विवाद चलते रहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये अंतर राज्य नदी है, जो जल विवादों का एक उदाहरण है। ठीक है, इसमें क्या है कि जो कावेरी नदी है उसका जल आवंटन के उत्पन्न होता है, जो दोनों राज्यों के लिए कृषि, पानी और औद्योगिक उपयोग के लिए पहुंचाता है। ठीक है, पानी यहीं से जाता है दोनों राज्यों में। ठीक है, औपनिवेशिक काल की अगर हम बात करें तो उसमें क्या था, ऐतिहासिक समझौता हुआ था जिससे जो तमिलनाडु है उसके पक्ष में माना जाता है। तो मतलब समझौते के टाइम पे अगर हम देखें तो वो तमिलनाडु के पक्ष में माना जाता है। पर कर्नाटक जो है उसके द्वारा विवादित किया गया है, जो बढ़ती पानी की जरूरतों और अपशिम क्योंकि पानी की जरूरतें बढ़ी हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि कारण बड़े हिस्से की मांग मांग करता है और समय समय पर जो आने वाले सूखे होते हैं, तनाव होता है, बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है कि दोनों राज्यों में ना पानी की कमी हो जाती है। इस विवाद से के जटिल कानूनी लड़ाई, राजनीतिक हस्तक्षेप, हर तरीके के सार्वजनिक विरोध शामिल हो चुके हैं इसमें। ठीक है, भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो भी कावेरी नदी का जो जल विवाद है उसको न्याय अधिकरण जैसे संसाधनों के मध्यस्थता करने की कोशिश की है, लेकिन जल आवंटन और कार्यान्वयन पर असहमति बनी रहती है। इस पर मतलब बहुत सारी चीजें हो चुकी हैं, बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन बनाए गए हैं, पर फिर भी असहमति बनी ही रहती है। तो कुछ इस तरीके से आपको इसको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बताना है खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल के बारे में। इसके 3 पार्ट्स हैं, एक एक करके हम तीनों को देख लेते हैं। ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है और उसमें से भी ऐसे क्वेश्चन है ना जो मतलब बहुत ज्यादा पूछे गए हैं, मतलब रिपीट हुए हैं जो क्वेश्चन, वो क्वेश्चन है और क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं।
तो चलिए देखते हैं हम खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल के बारे में। खाद्य श्रृंखला ना एक बेसिकली रैखिक श्रृंखला होती है ना। जो आप खाद्य श्रृंखला इस तरीके से समझ सकते हैं कि कैसे जो जीव होता है वो एक स्थानांतरण के रूप में काम करता है। जैसे कि पहले पौधा बनाता है, ठीक है, ऊर्जा के लिए सूर्य की प्रकाश की उपयोग करता है, ठीक है, फिर प्राथमिक उपभोक्ता जो शाकाहारी होता है वो खाता है, फिर माध्यमिक जो मांसाहारी होता है, ठीक है, और फिर उसके बाद जो अपघटक जो उसको गलाकर उसको खत्म कर देते हैं। ठीक है, एक साधारण तौर पे जैसे कि पेड़-पौधे हैं उसको हिरन खा सकती है, ठीक है, फिर हिरन को वो शेर खा लेगा। तो इस तरीके से शेर का वो होगा, वो कीट जो कवक वगैरह होते हैं वो खा के उसको खत्म कर देंगे। तो इस श्रेणी से आप समझ सकते हैं कि ये एक रैखिक श्रृंखला होती है, जो खाद्य श्रृंखला होती है, ठीक है। और खाद्य जाल की अगर हम बात करें तो खाद्य जाल जो होता है ना वो बेसिकली वो थोड़ा सा ना आप कह सकते हैं कि जो खाद्य जाल है वो परस्पर जुड़ी खाद्य श्रृंखलाओं का एक जटिल नेटवर्क होता है, जिसको समझने में भी थोड़ा वो होता है कि पारिस्थितिकी तंत्र में कि कैसे ऊर्जा का प्रवाह है ना जो कभी एक पोषक तत्व से दूसरे तत्वों तक चक्रण की तरह एक तरीके से काम करता है, तो उसी लिए एक जटिल नेटवर्क होता है। दैट्स व्हाई हम इसको खाद्य जाल कहते हैं, बिकॉज ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। और खाद्य श्रृंखला बिल्कुल रैखिक श्रृंखला होती है। आई होप आपको इन दोनों में डिफरेंस समझ में आया हो। नेक्स्ट हम देखते हैं ऊर्जा का प्रवाह और पोषक तत्व प्रवाह। देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है उसमें ऊर्जा का प्रवाह के ऊर्जा के स्रोत हैं, आमतौर पर सूर्य होता है, ठीक है, और उपभोक्ता पशु अंततः अपघटक लास्ट में यही होता है, ठीक है, इसके माध्यम से होता है। ऊर्जा का प्रवाह जो है वो एक ही दिशा में होता है और ऊर्जा जो है अंततः ऊष्मा के रूप में ही खो जाती है, ठीक है। और इसके विपरीत जो हमारा पोषक तत्व है उसका प्रवाह जो है कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, इसका पुनर्चक्रण भी होता है, जो हमारा पोषक तत्वों का प्रवाह होता है उसमें, ठीक है। और जो पोषक तत्व होते हैं ना वो जीवों के बीच विभिन्न जैविक और अजैविक रूपों के माध्यम से लगातार चक्रीय रूप में प्रभावित होते रहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं पारंपरिक और गैर पारंपरिक ऊर्जा। पारंपरिक जो ऊर्जा होता है हमारा जैसे कि कोयला हो गया, तेल हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, सीमित गैर नवीकरणीय और महत्वपूर्ण पर्यावरणीय प्रभाव हो गए, उनसे जुड़ी होती है, ठीक है, जिनमें ग्रीन हाउस है, उसका उत्सर्जन है, वायु प्रदूषण है, ये सभी विनाश जो है इसमें शामिल है। जो हमारे पारंपरिक ऊर्जा है उसमें उसमें ये सभी चीजें होती हैं। और जो परमाणु ऊर्जा है वो भी इसी श्रेणी में आता है, क्योंकि यह जो है खनन किए गए यूरेनियम पर भी निर्भर करता है, जिससे रेडियोधर्मी कचरे जो है उसकी चिंताओं को जन्म देती है कि जो कचरा निकल रहा है रेडियोधर्मी से उसको कैसे निपटान किया जाएगा, ठीक है। और जो हमारे गैर पारंपरिक ऊर्जा होते हैं जो वो ना नवीकरणीय ऊर्जा भी कहलाते हैं। वो आपने इस वर्ड को पहले सुना होगा, ठीक है, जैसे कि सौर हो गया, पवन हो गया, ठीक है, और भूतापीय ऊर्जा हो गई, बायोमास ऊर्जा हो गई, ये सभी इसमें शामिल है, ठीक है। और ये पर्यावरण को ज्यादा नुकसान भी नहीं पहुंचाते हैं, जो हमारे गैर पारंपरिक ऊर्जा होते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हमें AQI को डिफाइन करना है, एयर क्वालिटी इंडेक्स। बेसिकली ये ना एक तरीके का मानकीकृत उपकरण होता है, जिसमें क्या होता है कि ना हम एयर की क्वालिटी को मापते हैं, मतलब वायु की क्वालिटी को मापते हैं कि वायु की जो गुणवत्ता है वो किस तरीके की है, जो 0 से लेके 500 तक हो सकती है। और यहाँ पे आप समझिए जितना ज्यादा अंक होगा वायु की गुणवत्ता उतनी ही ज्यादा खराब होगी, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हम देखते हैं कि हवा कितनी स्वच्छ है और कितनी वो प्रदूषित है, जो हमें एयर क्वालिटी इंडेक्स के थ्रू पता चलता है। और इसके बी पार्ट में आपसे पूछा गया है निगरानी के लिए क्या उसमें कुछ डिवाइड में निम्नलिखित तरीकों से उसको डिवाइड किया गया, जैसे कि कण पदार्थ हो गए, जमीनी स्तर का ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सीसा, ये सभी चीजें देखी जाती है कि वायु में क्या क्या चीजें पाई जा रही है, उससे उसकी गुणवत्ता का पता चल जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं AQI स्कोरिंग और व्याख्या, उसको किस तरीके से माप किया जाता है। जैसा आपको मैंने बताया कि अगर 0 से 50 है तो अच्छा है, उसके आगे मध्यम है, ठीक है, संवेदनशील है, उसके बाद अस्वस्थ है, बहुत अस्वस्थ है, बिल्कुल खतरनाक है, 300 से अगर ऊपर जाता है तो इस तरीके से एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है मापी जाती है। आप वीडियो पॉज करके लाइन बाय लाइन पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, इसके ढांचे और कार्यों पर विस्तार से चर्चा कीजिए। तो बेसिकली पारिस्थितिकी तंत्र आई होप आप बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं। ये बेसिकली एक विशिष्ट क्षेत्र में रहने वाले जितने भी जीव होते हैं ना, उनको उनके बीच की जितनी भी परस्पर क्रियाएं होती हैं उसी का समुदाय होता है। पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना में दो मुख्य घटक होते हैं, जैविक और अजैविक घटक, ठीक है। जैविक घटक जो होते हैं वो सभी जीवित जीव उसमें शामिल होते हैं, ठीक है। और अजैविक में ऑफकोर्स मृत जीव जैसे कि सूरज की रोशनी हो गया, तापमान, पानी, ये अजैविक होते हैं सारे घटक, ठीक है। और इसमें किस तरीके से काम होता है आप बता सकते हैं, किस तरीके से ऊर्जा का प्रवाह होता है, पोषण चक्र किस तरीके से होता है, जलवायु का विनिमय, मृदा निर्माण, उर्वरता, परागण और बीज फैलाव। ये क्या है कि इसमें कीट, पक्षी और अन्य जानवर जो होते हैं उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली जितनी भी महत्वपूर्ण परिस्थिति की सेवाएं हैं वो उसमें शामिल होता है।
जल शुद्धिकरण जैसे कि अद्भुत अन्य पारिस्थितिकी तंत्र जो जल है उसमें प्रदूषकों को छानते हैं जिससे जल की गुणवत्ता में सुधार होता है। तो कुछ इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को डिफाइन करना है। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र वाले को आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, तेल फैलाव क्या है? वह समुद्री प्रदूषण के कैसे योगदान होते हैं वो बताना। ऑब्वियसली देखिए, तेल रिसाव क्या होता है कि तेल रिसाव एक बेसिकली तात्पर्य है कि जो मानव की गतिविधियां होती हैं जैसे कि ड्रिलिंग हो गया, परिवहन हो गया, तेल के भंडार के कारण जितने भी पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन ये पर्यावरण में ना रिसाव हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कई दुर्घटनाएं देखने को मिलती है, जैसे कि टैंकर दुर्घटनाएं हो जाती हैं, परिचालक जो है वो विफल हो जाते हैं और इससे प्राकृतिक आपदा भी देखने को मिल जाती है। तेल रिसाव का जो है समुद्री परिस्थितिकी तंत्र पर बहुत ही ज्यादा विनाशकारी प्रभाव पड़ता है, जिसको आपको बी पार्ट में डिफाइन करना है। कुछ इस तरीके से बता सकते हैं कि कैसे जो तेल का रिसाव है अगर वो समुद्र में चला जाता है तो वो उसकी परत पे बैठ जाता है, उसकी वजह से क्या होता है कि क्योंकि आपको पता होगा कि तेल जो है वो पानी में कभी नहीं मिलता, उसके तलछटे पर ही रह जाता है। ठीक है, और उसकी वजह से क्या होता है कि जो सूरज की किरणें हैं वो अंदर नहीं जा पाती हैं, और जो अंदर के जितने भी समुद्र के अंदर के जितने भी मछली है, स्तनधारी है, ठीक है, पक्षी जितने भी समुद्री जीव हैं उन सभी को ना बहुत ही ज्यादा खतरा होता है, बिकॉज उनको सनलाइट नहीं मिल पाती, उनको फिर वो तो उनके जीवन को हानिकारक नुकसान पहुंचता है, बिकॉज उसमें कई तरीके के केमिकल्स भी होते हैं, दैट्स व्हाई। तो इस वजह से उनको सांस लेने में भी दिक्कत होती है, अगर लेते हुए तो उसमें जहर के तरीके से वो सांस लेते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपको इसको डिफाइन कर देना है अच्छे से। नेक्स्ट हम देखते हैं, ऑफ कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि खनन जो है एक आवश्यकता भी है, परंतु ये पर्यावरण के लिए एविल की तरह भी काम करता है, या बुराई कैसे है वो आपको बताना है। खनन की बात करें तो एक आवश्यक गतिविधि है जो हमें निर्माण, विनिर्माण और जो हमारे उद्योग है उन सभी के लिए हमें कच्चा माल प्रदान करती है। इस वजह से ये इंपॉर्टेंट तो है, जैसे कि कोयला हो गया, लौह अयस्क हो गया, सोना, दुर्लभ पृथ्वी तत्व, ये सभी चीजें हमें खनन के द्वारा ही मिलती है, बट इसके बहुत ही ज्यादा हमें नुकसान भी है, ये पर्यावरण के लिए बुराई भी है, क्योंकि इससे क्या होता है पर्यावरण को चुनौती मिलती है, जिससे अक्सर पर्यावरणीय बुराई को माना जाता है। खनन के पर्यावरणीय प्रभावों में शामिल है जैसे कि निवास स्थल का विनाश, अगर कहीं पे एक एरिया में लोग रह रहे हैं और वहां पे खनन करना है तो ऑब्वियसली उनको विस्थापन कर दिया जाएगा, तो जो उनका निवास है वो उजड़ सकता है। ठीक है, तो उसके विस्थापन के लिए भी उनको देखा जाता है, उनको मुसीबत सामना करना पड़ता है जनता को। जल प्रदूषण, उसके खनन की वजह से जितने भी केमिकल्स और जो भी धूल मिट्टी निकलता है उससे जल प्रदूषण होता है। मिट्टी का क्षरण होता है, ऑब्वियसली खनन करेंगे तो मिट्टी का तो क्षरण होगा ही। वायु प्रदूषण ऑफ कोर्स होता है, धूल मिट्टी उड़ेगी तो। ठीक है, और मतलब जो भी चीज अगर अंदर से निकलेगी तो उसके भी अंदर भी केमिकल्स होते हैं, उससे वायु का प्रदूषण भी होगा। जलवायु परिवर्तन भी हमें देखने को मिलता है, जैसे कि हमें ग्रीन हाउस इफेक्ट देखने को मिलता है, जिससे वैश्विक तापमान, ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याएं भी देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो इन नकारात्मक प्रभावों के बावजूद जो खनन है वो धार्मिक विकास, रोजगार, आवश्यक समृद्धि और वृद्धि से बहुत इंपॉर्टेंट। तो आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इनके अलावा कोई और सब्जेक्ट के सोल्यूशन आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।